के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और उन रिलेशनशिप्स को हम मैक्सवेल रिलेशनशिप्स का नाम देंगे, क्योंकि इन रिलेशनशिप्स के बारे में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बात की थी। मैक्सवेल ने 19th सेंचुरी में इन रिलेशनशिप्स के बारे में बात की थी, क्योंकि उस टाइम तक जितनी भी हमारे थर्मोडायनामिकल टर्म्स थी हमारे सामने आ चुकी थी। वहां पर अब ये सबसे पहली बात ये आती है कि हमने कौन कौन सी थर्मोडायनामिक टर्म्स पढ़ ली हैं। आपने जितने भी टर्म्स पढ़े हैं, जितने भी पोटेंशियल्स अभी तक पढ़े हैं थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, उन सभी के बीच में हमें रिलेशनशिप्स देखनी है आज। अब देखो कौन कौन सी चीजें पढ़ चुके हो आप, सभी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, फिर उसके बाद एंट्रोपी, फिर उसके बाद हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी। ये टर्म्स पढ़ चुके हो ना अभी तक। इन टर्म्स को हमने अभी तक डिस्कस किया है आपके लास्ट लेक्चर्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करो या आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करो तो हमारे सामने ये टर्म्स आई हैं। इन सभी टर्म्स में जितनी भी रिलेशनशिप्स पॉसिबल है उन रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। जितनी भी तो नहीं, बट जितनी अभी तक हमने पढ़ ली है वो तो हमारे लिए ऑलरेडी नोन है, बट उसके अलावा जो हम पढ़ चुके हैं उनमें हमारा क्या मैथमेटिकल रिलेशन हो सकता है उसकी बात हमें करनी है। और आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, आपके सामने कोई भी रिलेशनशिप दे दी जाएगी, मतलब कोई भी हम जो रिलेशनशिप्स ड्राइव करेंगे यहाँ पर वो रिलेशनशिप्स आपके सामने दे देंगे और वो कहेंगे इसको प्रूव कीजिए कि ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं या नहीं है, या फिर आपके सामने ये बोला जाएगा कि इस फैक्टर को बताइए कि ये फैक्टर किसके इक्वल होगा। सपोज जैसे हमारे पास कोई रिलेशन है x = y, आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। x कुछ भी हो सकता है आपका थर्मोडायनामिक रिलेशन, y भी आपका कुछ भी थर्मोडायनामिक रिलेशन हो सकती है, या फिर वो कहेगा x आपको दे देगा, वो आपसे पूछेगा ये किसके इक्वल है। इस टाइप से रिलेशंस आती है आपके सामने। तो अगर आपके पास जो आज हम रिलेशंस करने वाले हैं उनका बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो उसके बाद आप बहुत इजीली ये रिलेशनशिप्स को डिराइव कर सकते हो। और हम सभी फैक्टर्स को, इन सभी फैक्टर्स को लेके चलेंगे कि इनसे हमने कौन कौन सी रिलेशंस हमने पढ़ी हैं, क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उनकी हेल्प से हम सारे मैथमेटिकल रिलेशंस को ड्राइव कर लेंगे। और बिल्कुल इजी टॉपिक रहेगा, बिल्कुल भी ये मत समझना कि सभी को हम मिक्स करने वाले हैं तो ये हमारा टिपिकल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत ईजी सा रहेगा। हम पहले ये देख लेते हैं हमने अभी तक कौन कौन से रिलेशंस को देख लिया है, किनके बारे में हम बात कर चुके हैं। देखो आपके सामने एक रिलेशन आई थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, विच इज du = dq + pdv के इक्वल आई थी, dq + pdv के इक्वल आई थी। फिर उसके बाद अगर आप एंथैल्पी की बात करो तो वो u + pv के इक्वल आपने लिखी थी, h = u + pv। फिर उसके बाद आपने क्या किया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की आपकी इक्वेशन आई थी ds = dq/t, ये रिलेशन आई थी। हालांकि इनको हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, आप लोग यूज कर चुके हो, मैं कुछ डायरेक्ट रिलेशंस लिखूंगी वैसे तो, बट ये टर्म्स आप पढ़ चुके हो इसीलिए बता रही हूँ आपके सामने ये। फिर उसके बाद हमने हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की बात की जो कि इक्वल था आपका u - ts के। फिर उसके बाद हमने गिब्स फ्री एनर्जी की या गिब्स फंक्शन की बात की जो कि हमारा इक्वल था h - ts के। ये टर्म्स हमने यूज करी, यही हमारे सामने आ चुकी है, यही सब आया ना। अब इसके अलावा हम इन्हीं का यूज करते हुए हमने कुछ और भी थर्मोडायनामिकल रिलेशन देखी हुई है जिनको कि हम यहाँ पर डिराइव करके नहीं दिखाएंगे। मतलब क्या कि इन्हीं टर्म्स को यूज करके हमने कुछ थर्मोडायनामिकल रिलेशन ऑलरेडी बीच में, मतलब जो भी हमने टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं उनके बीच में कुछ थर्मोडायनामिकल रिलेशन हम कर चुके हैं, जिनको कि मैं यहाँ पर पूरा डिराइव करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लेंथी लेक्चर जाएगा, वो करने की नीड भी नहीं है क्योंकि वो चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हो। देखो कौन कौन से रिलेशन कर चुके हो। इंटरनल एनर्जी के साथ हमने एक रिलेशन पढ़ी होगी विच इज इक्वल टू TdS + PdV, TdS + PdV। फिर उसके बाद आप DH की अगर आप बात करते हो तो वो आपका था इक्वल TdS - VdP। ये सारे रिलेशन जो अभी मैं लिख रही हूँ ये वाली, ये तो आपको एक बार देखते ही याद आ गई होंगी कि हाँ ये टर्म्स हमने पढ़ी हुई है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत फोकस रहा है हमारा ओवरऑल थर्मोडायनामिक्स में, तो इन पे फोकस था तो आपको ये चीजें तो ऑलरेडी पता ही है कि हाँ हमने ये पढ़ी हुई है। ये भी फैक्टर्स आप
कर चुके हो अपने सभी डेरिवेशंस में, देखना जो अब की बार ही मैंने जो डेरिवेशंस कराए हैं मैथमेटिकल, उन्हीं के बीच में आपने इनको भी डिराइव किया है, du dh। फिर उसके बाद अगर हम बात करें dA मतलब चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की, अगर हम बात करें वो इक्वल आया था हमारा एस डी टी प्लस पी डीवी के, एस डी टी प्लस पी डीवी। जब हमने ये हेल्महोल्ट्ज फंक्शन वाले थर्मोडायनामिक रिलेशन देखी थी ना, वहां पर देखना ये मिलेगा टेम्परेचर और इसके वॉल्यूम के साथ वेरिएशन जब हमने किया था। फिर इसके साथ dg इज इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस VdP, ये आपने किया था। अभी रिसेंटली हमने चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी वेरिएशन देखा था, गिब्स फ्री एनर्जी का टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, वहां पर ये रिलेशन आपको दिखी थी। तो इन चार रिलेशंस को यूज करके, हालांकि बेसिकली हमने इन चार को यूज करके फिर हमें कुछ नई मतलब रिलेशंस को देखना है कि कुछ नई हमारी रिलेशंस थर्मोडायनामिकल रिलेशंस हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो वो जो रिलेशंस आएंगी उनका नाम दिया गया है मैक्सवेल रिलेशंस। तो हमें नंबर ऑफ मैक्सवेल रिलेशनशिप्स हमें मतलब हमारे सामने आएंगी, उन सभी को हमें वन बाय वन ड्राइव करना है। अब ये देखना कि इन्हीं की हेल्प से ही, सिर्फ इन चार इक्वेशन की हेल्प से ही हम वो रिलेशंस को फाइंड आउट करेंगे। इनको आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपने ये सब को यूज करके, इन सभी रिलेशंस को यूज करके ही आपने ये रिलेशंस लिखी हुई है। तो इनके मतलब अगर हमने इनको यूज करके यहाँ तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, हमें इससे आगे जाना है। इससे आगे का प्रोसीजर हमने देखना है कि वो किस तरह से क्या मतलब रीअरेंजमेंट्स रहेंगी जिसकी हेल्प से हमारे रिलेशनशिप्स आने वाली है। तो ये चीजें बस मैंने आपको बेसिक्स के लिए बताई थी कि हाँ हम इन टर्म्स को यूज करते हैं, तो इनको आपको यूज करने की जरूरत नहीं है बार बार। आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करके एक हम कंबाइंड रिलेशन भी लिखते हैं ना, उसको मैंने आपको बताया भी था कि वो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की कंबाइंड रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ से उन्हीं का यूज करते हुए हमारे पास ये चार रिलेशंस हैं, इन्हीं को अब हमें इनको यूज करना है डायरेक्ट, और इनको यूज करके कुछ नई रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, किस तरह से हमें इनको रीअरेंज करना है। सबसे पहले हम वन बाय वन इनमें से रिलेशनशिप्स को देखेंगे। मतलब कैसे, पहले इनको सिंगल सिंगल लेंगे। जैसे इस इक्वेशन को यूज किया, इस इक्वेशन से अगर मैं कोई नई रिलेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ तो वो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके हेल्प से फिर इसकी। और ये चीज ध्यान रखना, मैं जस्ट दो का ही बताने वाली हूँ, बाकी सेम प्रोसीजर रहेगा। रिलेशनशिप्स तो हम सारे लिखेंगे, बट किस तरह से आने वाली है उसके लिए डिटेल में हम सिर्फ इन दो रिलेशंस का देख लेंगे, बाकी आप एज इट इज इसी मेथड से करोगे। अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम फर्स्ट रिलेशन के लिए देख रहे हैं कि यहाँ से कोई नई मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास आ सकती है क्या। इसके लिए देखिए आपके पास इक्वेशन क्या है, ये पहले मैं ऊपर लिख देती हूँ सारे, du इज इक्वल टू TdS प्लस PdV। फिर उसके बाद हमारे पास dH इज इक्वल टू TdS माइनस VdP। नेक्स्ट आपकी रहेगी dA विच इज इक्वल टू माइनस SdT प्लस PdV, और dG इज इक्वल टू माइनस SdT माइनस VdP। ये रिलेशंस हैं आपकी चार। वन बाय वन इनको हमें सॉल्व करना है और कुछ नई रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करना है। मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रही हूँ। तो जब हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, आपको क्या करना है, सभी के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा। मैं सभी के लिए एक साथ बता रही हूँ। जैसे अगर आप U की हेल्प से कोई रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हो, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की हेल्प से कोई नई रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो, तो क्या कर रहे हैं, पहले इनमें से, अब देखिए ये जो U है किस किस फैक्टर पर डिपेंडेंट है या किस फैक्टर के साथ चेंज हो सकता है। एंट्रोपी के साथ चेंज हो सकता है, और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम के साथ चेंज हो सकता है। इसमें टेम्परेचर भी एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर हमारा प्रेशर भी एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है। सिमिलर वे में अगर आप चेंज इन एंथैल्पी की बात करोगे तो वो हमारा एंट्रोपी के साथ चेंज हो रहा है और प्रेशर के साथ चेंज हो रहा है। वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। सिमिलर वे में जब आप हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की बात करोगे तो यहाँ पर T के साथ वेरी कर रहा है और वॉल्यूम के साथ वेरी कर रहा है। सिमिलरली गिब्स फ्री एनर्जी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ वेरी कर रहा है। मतलब डिफरेंशिएशन वाले फैक्टर्स के साथ तो ये फैक्टर हमारे वेरी कर रहे हैं, और जो साथ में उनके फैक्टर्स हैं, क्या क्या फैक्टर हैं, S और V।
यहाँ पर जैसे है, इसमें एस और पी एंट्रोपी और प्रेशर, यहाँ टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट चल रहे हैं, मतलब ये हमारे कांस्टेंट हैं, ये एंथैल्पी के साथ वेरी नहीं करते हैं या फिर इनके वेरी करने से हमारी एंथैल्पी वेरी नहीं होगी। ये फैक्टर्स हमारे यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे, इनको तो हम वेरी ही नहीं करेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो अब अगर यहाँ पर ये इंटरनल एनर्जी मेरा एंट्रोपी और वॉल्यूम फंक्शन पर अगर डिपेंडेंट है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहां से रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए एक बार हम एंट्रोपी को कांस्टेंट कर दें। इन केस अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में एंट्रोपी कांस्टेंट कर देती हूं तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए एट कांस्टेंट एंट्रोपी, एट कांस्टेंट एंट्रोपी, और ये कांस्टेंट एंट्रोपी की बात हम सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर रहे हैं। तो एट कांस्टेंट एंट्रोपी, अगर एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी तो इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है। तो अगर एंट्रोपी जीरो हो जाएगी, सॉरी डीएस जो चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो जाएगी, तो मेरा डीयू किसके इक्वल आ जाएगा, डीयू एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ये जरूर बताओगे साथ में, ब्रैकेट में साथ में ये जरूर लिखना है कि किस फैक्टर के साथ आपका मतलब किस फैक्टर को आपने कांस्टेंट रखा है। तो डीयू किसके इक्वल आ जाएगा, सिर्फ पी डीवी के, पी डीवी के इक्वल आएगा। और यहां से क्या मैं रिलेशन लिख सकती हूँ, डीयू, इस डीवी को मैं अगर इधर डिवीजन में ले जाऊं तो डीवी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू पी के इक्वल आ जाएगा। आएगी ये रिलेशन आपकी, हमारे पास इक्वेशन आई डीयू, सॉरी हाँ जी, डीयू बाय डीवी मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू प्रेशर के इक्वल आ चुकी है। इसी तरह से अभी हमने एंट्रोपी को कांस्टेंट किया है, फिर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो। फर्स्ट कंडीशन तो हमने क्या लगाई, एंट्रोपी कांस्टेंट, सेकंड कंडीशन लगाओ, सेकंड कंडीशन हमारी क्या लगाए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो वहां पर मेरा चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया गया है, दैट मींस वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आने वाला। और अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा तो चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, दैट मींस ये वाला फैक्टर मेरा किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब डीयू मेरा सिर्फ किसके इक्वल आएगा, टीडीएस के। तो डीयू एट कांस्टेंट वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके इक्वल आया, सिर्फ टीडीएस के, तो टीडीएस के इक्वल आया। तो सिमिलर वे में जैसे आपने यहाँ पर किया du इज इक्वल टू पी डीवी आया था, तो मैं डीवी को डिवीजन में ले आई, या फिर या तो आप ये कह सकते हो कि डीवी डिवीजन में आ गया, या आप एक साइंटिफिक टर्म यूज कीजिए, मैथमेटिकल टर्म यूज कीजिए कि अगर मैं इस इक्वेशन को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, इस इक्वेशन को अगर मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं एट कांस्टेंट एंट्रोपी ही, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कर्ल u बाय कर्ल v में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ तो p का तो हमारा p कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और वॉल्यूम का हमारे यहाँ पर डिफरेंशिएशन 1 के इक्वल आएगा, तो ये सिर्फ p के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। या फिर आप सिर्फ अपने माइंड में ये रखो कि हम इसको डिवीजन में ले आए हैं, अगर आपको थोड़ा सा इजी रखना है। तो यहाँ पर भी अगर मैं इस इक्वेशन को एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन करने से कर्ल u बाय कर्ल s एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन तो वो मेरा इक्वल आ जाएगा t के, क्योंकि ds का तो हमारा डिफरेंशिएशन ds के रिस्पेक्ट में ही 1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, ये दो इक्वेशंस आई। एक एक तो थर्मोडायनेमिकल सॉरी मैक्सवेल रिलेशंस हमारी ये बन गई, थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस कह लो कि थर्मोडायनेमिकल रिलेशन एक एक तो हमारी ये बन चुकी है ऑलरेडी। क्या कि अगर मेरे इसको इंटरनल एनर्जी को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए एट कांस्टेंट एंट्रोपी तो वो हमेशा प्रेशर के इक्वल आएगा। और दूसरी रिलेशन कि इंटरनल एनर्जी को एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हमारा हमेशा टेम्परेचर के इक्वल आएगा। और देख लो ये चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये 4 रिलेशंस याद रखो। इन 4 रिलेशंस से आप सब फाइंड आउट कर सकते हो, जितने भी आगे के आप रिलेशंस देखने वाले हो ना, अगर आपको ये चारों अच्छे से याद है तो कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, बहुत इजीली आप इनको सॉल्व कर पाओगे। अब देखो सिर्फ क्या किया है हमने, पहले एंट्रोपी को कांस्टेंट किया, फिर हमने
वॉल्यूम को कांस्टेंट किया और इनको कांस्टेंट करने के बाद ये हमारे जो इंटरनल एनर्जी है वो एक एक फैक्टर के इक्वल आ गई, और एक एक फैक्टर के इक्वल आने के बाद जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, हमारी इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है और वहां एंट्रोपी हमने कांस्टेंट रखी हुई है। इसमें इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट हो रही है, जो कि हमने यहाँ पर कांस्टेंट रखी थी, और जो यहाँ पर वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट है, वॉल्यूम यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरी कर रहा है। आप क्या करोगे, इन दोनों ही इक्वेशन में आपको जस्ट क्या करना है, ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी डिफरेंशिएट है, इसको अब एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इस इक्वेशन को मान लो मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन 1 तो हमारी ये चल रही थी ना, तो इक्वेशन 2 को इन इक्वेशन 2 में हम क्या चेंज करने वाले हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है इस इक्वेशन को, अब आप इसको एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। इक्वेशन 2 में को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी के, तो एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर आप इस इक्वेशन को करते हो तो किसके इक्वल आएगा, कर्ल बाय कर्ल v, तो आप एज इट इज रखो, कर्ल बाय कर्ल v, तो आप एज इट इज बाहर रखो, अंदर कौन बचा, u, और u को आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी, ये कर रहे हो आप, v के रिस्पेक्ट में तो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है ये इक्वेशन, कौन डिफरेंशिएट किया गया है v के रिस्पेक्ट में, इंटरनल एनर्जी ना, इंटरनल एनर्जी को हम v के रिस्पेक्ट में तो ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, बट अब अगली कंडीशन लगा रहे हैं हम, एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है, तो अगर एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करना है तो हम कर्ल u बाय कर्ल s कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी अब आप कर रहे हो, और ऑलरेडी ये हमारा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है, तो यहाँ पर इज इक्वल टू कर्ल p बाय कर्ल s आएगा, क्योंकि अब मेरा प्रेशर एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, वहां पर तो ऑलरेडी हमारे पास डिफरेंशिएशन वाली टर्म थी कि यहाँ पर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ही हमारा डिफरेंशिएशन होना था, तब तो ये एज अ कांस्टेंट बिहेव कर गया, पर अब ये हमारा एज अ कांस्टेंट बिहेव नहीं करेगा, और यहाँ पर अगर मैंने एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो मेरा वॉल्यूम वहां पर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन आई है, इसको आप लिख सकते हो कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल v इंटू कर्ल s इज इक्वल टू कर्ल p बाय कर्ल s एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये चीज देखिए आपकी इक्वेशन आ चुकी है, ये कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल v इंटू कर्ल s इज इक्वल टू कर्ल p बाय कर्ल s एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये इक्वेशन आ चुकी है। इस इक्वेशन को जस्ट s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 3 को देखो, इसको हम ऑलरेडी s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब क्या करेंगे, इसको हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, पहले s के रिस्पेक्ट में था v के रिस्पेक्ट में कर दिया, यहाँ क्या किया था, v के रिस्पेक्ट में था s के रिस्पेक्ट में कर दो, और उस टाइम पे हमने जब s के रिस्पेक्ट में फर्दर किया तो हमने v को कांस्टेंट की तरह बिहेव करा दिया, तो अगर हम यहाँ पर s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को अगर हम s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर सॉरी v के रिस्पेक्ट में, फर्दर हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो s को हम एज अ कांस्टेंट करेंगे, मतलब ट्रीट कराएंगे, तो ये अब इस इक्वेशन का हमें करना है डिफरेंशिएशन। फिर से यहाँ लिख रही हूँ ये वाला पोर्शन रब करके, क्या करेंगे इस इक्वेशन में, हम इसी इक्वेशन को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और एंट्रोपी हमारा कांस्टेंट, तो इन इक्वेशन 3 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट, और यहां पर मेरा कांस्टेंट की तरह कौन बिहेव करेगा, s मेरा यहां पर एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएट जब आप इस इक्वेशन को करोगे तो वही सेम प्रोसीजर कर्ल बाय कर्ल s
जाएगा तो कर्ल टी बाय कर्ल वी, और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट कौन है, एस, तो हमारे पास इक्वेशन आई ये। तो इसमें इसको आप लिख सकते हो फर्दर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एस कर्ल v इज इक्वल टू कर्ल t बाय कर्ल v एट कांस्टेंट s, एट कांस्टेंट s। आपके पास इक्वेशन ये आ चुकी है, कर्ल स्क्वायर u बाय कर्ल s कर्ल v इज इक्वल टू कर्ल t बाय कर्ल v एट कांस्टेंट s। अब ये देखिए, ये वाली इक्वेशन देखो और ये वाली इक्वेशन देखो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड चेक कीजिए। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में इंटरनल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन है, इंटरनल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन है, बट यहाँ पर पहले वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट था फंक्शन, अब उसके बाद हम एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के को हमने पहले एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ था और बाद में हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस देखो, पहले वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में था, ये पहले एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में था, बाद में एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में किया गया, इसको बाद में वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में किया गया। है तो सेम ही फैक्टर, पर ये हमारा डिफरेंशिएशन वाला मतलब टर्म्स में इसको हम तब इक्वल कह सकते हैं अगर मेरा इंटरनल एनर्जी जो भी हम जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया है, अगर ये एक स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी अगर एक स्टेट फंक्शन हो, तब तो हम इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल कह सकते हैं, अदरवाइज हम इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल नहीं कह सकते। बट आपका ये जो इंटरनल एनर्जी है वो तो एक स्टेट फंक्शन है, और एक आप यूलर थ्योरम लगाते हो, लिख देती हूँ उसका नाम, ये तो आप अभी रब कर दो। आप एक इक्वेशन ये और एक इससे पहले वाली इक्वेशन, वो दो इक्वेशन देख चुके हो, इसके अलावा थर्ड इक्वेशन हमारी ये रही, फोर्थ इक्वेशन आपकी ये रही, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे। तो हमारे सामने इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 चार रिलेशंस आ चुके हैं, जो कि मैक्सवेल रिलेशंस, मतलब मैक्सवेल नहीं, थर्मोडायनामिकल रिलेशंस, ये वाले रिलेशंस को जो हमारी एक ये है, एक इससे पहले जो आपने इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई थी वो थर्मोडायनामिकल रिलेशन के फॉर्म में आपके सामने पूछी जा सकती है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन भी हमारी एक तरह की थर्मोडायनामिकल रिलेशन होगी। अब जब इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो वो एक मैक्सवेल रिलेशन का पार्ट बन जाएगी। तो मैं अभी इसको रब कर रही हूँ, तो आपके सामने एक इक्वेशन थी, ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद देखिए क्या कहा मैंने कि इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को हम तभी इक्वल कह सकते हैं अगर मेरा u एक स्टेट फंक्शन हो, u एक स्टेट फंक्शन हो। If u is a state function, अगर u मेरा स्टेट फंक्शन है तो मेरी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को मैं इक्वल कह सकती हूँ। इसका मतलब क्या कि किसी भी फंक्शन को, आप कोई भी फंक्शन मान के चल रहे हो, अभी तो चलो इंटरनल एनर्जी हमारा फंक्शन है, किसी भी फंक्शन को किसी x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, या फिर उसी फंक्शन को पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये दोनों फैक्टर्स तभी इक्वल हो सकते हैं अगर मेरा फंक्शन जो है वो अगर स्टेट फंक्शन हो। क्या कहा, दोबारा सुनिए, कि अगर मेरा कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, या पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, तो वो दोनों सेम रिजल्ट देंगे तभी अगर मेरा फंक्शन स्टेट फंक्शन होगा। तो अब इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, इंटरनल एनर्जी को तो आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब चाहे हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बाद में एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या हम एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में पहले और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बाद में कर रहे हैं, तो सेम ही रिजल्ट आएगा। इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5 दोनों हमारी इक्वल हैं। ध्यान से सुन लो इन बातों को, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये लग रहा होगा कि मैम इस चीज के लिए इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं। ये देखो, आपके पास जो भी फंक्शन है ना बच्चे, पहले आपने इसको एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। मान लो अगर एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर चुके हो तो वो एक नया फंक्शन बन चुका होता है। अगर आप किसी भी इक्वेशन को, मैथमेटिकल इक्वेशन को भी अगर आप किसी फैक्टर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हो तो वो हमारा एक नया फैक्टर बन जाता है, और अगर वो नया फैक्टर बन जाएगा तो फिर आप किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आपका रिजल्ट अलग आने के चांसेस होते हैं। बट अगर वो एक स्टेट फंक्शन है, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन ही नहीं है, तो उस टाइम पे हमारे रिजल्ट्स जो है वो सेम आते हैं।
पाएंगे। इसका मतलब इक्वेशन 4 का और इक्वेशन 5 की लेफ्ट हैंड साइड्स हमारी इक्वल है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब हमारा राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, और अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ सकती है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, इक्वेशन 4 and 5 से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, कर्ल P by curl S with respect to at constant volume is equal to curl T by curl V at constant entropy। ये रिजल्ट आपके सामने आया, और इस रिलेशनशिप को आप बोलते हो एक मैक्सवेल रिलेशन का नाम दोगे कि ये आपकी एक मैक्सवेल वन ऑफ दी मैक्सवेल रिलेशन है। वो आपसे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आपके सामने डायरेक्ट वो ये रिलेशन लिख के देगा कि इस इक्वेशन को प्रूव कीजिए कि ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से रिलेशन का यूज करना है, तब जाके आप इस इक्वेशन को इक्वल प्रूव कर पाओगे। तो उसके लिए आप ये देखिए, यहाँ पर एंट्रोपी है और वॉल्यूम है, एंट्रोपी वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। एंट्रोपी का डिफरेंशिएशन है या वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन है, एंट्रोपी का या वॉल्यूम का। अब आपको पता होना चाहिए इन चारों मैथमेटिकल रिलेशंस का। इसमें ये देखिए कि कौन से रिलेशन में एंट्रोपी का डिफरेंशिएशन है और वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन है, एंट्रोपी का डिफरेंशिएशन है और वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन है। बाकी तीनों में देख लो एंट्रोपी है बट यहाँ पर साथ में प्रेशर है, यहाँ पर आपका वॉल्यूम है बट साथ में टेम्परेचर है, यहाँ पर आपका दोनों ही नहीं है। इस रिलेशन में तो दोनों ही नहीं है। तो आपको डिवीजन में मतलब ये देखना है किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चेक कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चेक कर रहे हैं उसी इक्वेशन की हेल्प से आप इसको मतलब फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ s के रिस्पेक्ट में और v के रिस्पेक्ट में है, तो इन चारों रिलेशंस में से ये वाली इक्वेशन हमारी मैच कर रही है। दैट मींस आपको इसको प्रूव करने के लिए इस इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, और जितने भी हमने अभी 4-5 रिलेशंस को फाइंड आउट किया वो पूरा प्रोसीजर करके और लास्ट में आपने प्रूव कर देना है कि ये आपके रिलेशन इक्वल होगी। मतलब ये मैथमेटिकल रिलेशन या जो ये मैक्सवेल रिलेशन है ये इक्वल है, तो वहां से आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो। इसी तरह से हम सेकंड इसको प्रूव करके दिखा देते हैं, बाकी आप इनके रिजल्ट्स को खुद से देखोगे। अब मैं ये इक्वेशन यहाँ पर साइड में लिख रही हूँ ताकि आप बाद में कंपेयर कर पाओ कि रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं। देखो क्या रिजल्ट आया है इससे हमारा, कर्ल P बाय कर्ल S, मतलब प्रेशर का एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल होगा हमारा किसके, कर्ल T बाय कर्ल V एट कांस्टेंट एंट्रोपी के। ठीक है, ये रिलेशन हमने फर्स्ट फाइंड आउट कर ली है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ये इक्वेशन को यूज करके, सेकंड वाली इक्वेशन को यूज करके फिर से हम एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। इसी तरह से हम इसी टाइप के रिजल्ट पे पहुंचेंगे। जो जो स्टेप्स हम आपने अभी पिछले इस स्टेप इसके लिए किए ना, जो जो स्टेप्स भी किए हैं वही सेम रिपीट करने हैं आपको इस इक्वेशन के लिए भी, और लास्ट में हमारे पास इसी टाइप की एक इक्वेशन आएगी और उसी को हम मैक्सवेल रिलेशन का नाम देंगे। बट वो करना कैसे है, देखो सिर्फ ये वाली इक्वेशन करके दिखाऊंगी, बाकी नीचे वाली दोनों इक्वेशन आप खुद से करोगे क्योंकि कराने का कोई मतलब ही नहीं है, सेम प्रोसीजर है। आप एक तरह से जैसे मैथ्स में आपका छोटी क्लासेस में टीचर क्या करता था कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया, बाकी ये कहते थे भाई ये 4 क्वेश्चन आपके सिमिलर इसी तरह से सॉल्व होंगे, तो आपको खुद करने होते थे। इसी तरह से मैं भी सिर्फ यही कराने वाली हूँ आपको, बाकी आपको सिमिलर वे में खुद से ही सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। तो अब हम इस इक्वेशन की अगर बात कर रहे हैं तो इस इक्वेशन में हमने इस वाले टाइम पे सबसे पहले क्या किया था, S और V यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएटिंग टर्म्स थी, तो हमने पहले एक बार S को 0 कर दिया था, मतलब S को कांस्टेंट कर दिया था, एक बार हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया था। यहाँ पर भी एंट्रोपी है और प्रेशर है, एक बार प्रेशर कांस्टेंट ले लो, एक बार एंट्रोपी कांस्टेंट ले लो, दोनों यहाँ पर सिमिलर मैं लिख के दिखा रही हूँ सिर्फ अपने पोर्शन में, अब पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। इफ S इज कांस्टेंट, अगर हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखना ये वाली इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं इस टाइम पे, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं इसको। आपकी वो 1 2 3 4 इक्वेशन जो अज्यूम करी थी वो सब वैनिश हो चुकी है। अब आपकी एक नई इक्वेशन, हम इसीलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 का ही नाम देंगे। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें
एंट्रोपी को अगर मैं कांस्टेंट रखती हूँ तो दैट मींस ds किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। और अगर ds 0 के इक्वल हो गया तो ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल, तो dh किसके इक्वल आएगा, सिर्फ माइनस vdp के। फिर हमने क्या किया था, और यहाँ कांस्टेंट कौन है, एंट्रोपी, तो यहाँ आपका एंट्रोपी कांस्टेंट चल रहा है। अब फिर हमने क्या किया, इस फैक्टर को हम डिवीजन में लेके जा रहे हैं, चाहे डिवीजन में कह लो, चाहे आप यूं कह सकते हो कि प्रेशर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और अगर मैं प्रेशर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो कर्ल H बाय कर्ल P एट कांस्टेंट एंट्रोपी मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ V के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन एक ये आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अभी तो हमने एंट्रोपी को कांस्टेंट लिया था, अब हम प्रेशर को कांस्टेंट ले देंगे। तो अब इफ P इज इक्वल टू if P इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा दैट मींस dp चेंज इन प्रेशर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और अगर चेंज इन प्रेशर 0 के इक्वल होगा तो ये वाला फैक्टर मेरा 0 हो जाएगा। दैट मींस dh सिर्फ किसके इक्वल आएगा, t ds के। और अगर ये t ds के इक्वल आ रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर तो dh कर्ल H बाय कर्ल S एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, आपका t के इक्वल आएगा। तो आपके पास ये इक्वेशंस आ गई, ये दो इक्वेशंस आई। हमने वही सेम चीज की है, जैसे यहाँ पर हमने पहले एंट्रोपी को कांस्टेंट फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया था, यहाँ भी हमने पहले एंट्रोपी को कांस्टेंट फिर प्रेशर को कांस्टेंट लिया। और कांस्टेंट लेने के बाद हमारे पास ये रिलेशंस आ गए हैं। जस्ट कुछ भी नहीं किया, कांस्टेंट लिया तो ये हमारे फैक्टर्स 0 हो जाएंगे। एक बार ds 0 तो ये वाला फैक्टर 0, एक बार dp 0 तो ये वाला फैक्टर 0। जब मेरा ये वाला फैक्टर 0 हो जाता है तो dh vdp के माइनस vdp के इक्वल आएगा। और dh बाई dp अगर हम करते हैं तो एट कांस्टेंट एंट्रोपी मेरा माइनस v के इक्वल आ रहा है। यहाँ पर भी सिमिलर वे में जब मेरा dp 0 हो जाएगा तो tds के इक्वल आएगा। तो dh बाई ds एट कांस्टेंट प्रेशर मेरा t के इक्वल आया। फिर हमने इसके बाद क्या स्टेप किए थे, इसके बाद हमने किया था, ये प्रेशर के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है तो हम इसको अब एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इस वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं कि ये प्रेशर के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, इसको हम s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और ये हमारा s के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी डिफरेंशिएट है तो इसको हम p के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर ये 1 की थी, ये इक्वेशन नंबर अगर 2 है और ये अगर इक्वेशन नंबर 3 है तो इक्वेशन 2 को साथ के साथ लिख रही हूँ। इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी है, अब हमें इसको s के रिस्पेक्ट में करना है। s के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 2 को, और इक्वेशन 3 को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर हमारा s के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी है तो हम इसको p के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले हम इस इक्वेशन पर अप्लाई करेंगे, तो इस इक्वेशन पर अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट लिख रही हूँ कर्ल स्क्वायर h बाय, किसके रिस्पेक्ट में ऑलरेडी है, p के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी है, बट हम फर्दर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो कर्ल p बाय कर्ल p के रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी था, एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, v। और अब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, s के रिस्पेक्ट में, तो दैट मींस कर्ल v बाय कर्ल s एट कांस्टेंट प्रेशर विद नेगेटिव साइन इसके इक्वल आ जाएगा। हमारा माइनस भी था ना, नेगेटिव साइन तो एज इट इज रहेगा। अब वॉल्यूम को हम एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। क्या इक्वेशन आई है, कर्ल स्क्वायर h बाय कर्ल p इंटू कर्ल s इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल v बाय कर्ल s एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलर वे में अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो कर्ल स्क्वायर h सेकेंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना, तो कर्ल स्क्वायर h s के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी था, अब हम कर रहे हैं p के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू यहाँ पर t है और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टेम्परेचर को हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो आपके पास रिलेशन ये आ गई, इस इक्वेशन से ये आई है और इस वाली इक्वेशन से ये इक्वेशन हमारे पास आई है, तो ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब फिर से सिमिलर वही इक्वेशन वही कंडीशन आ गई, वहां पर इंटरनल एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी का डबल डिफरेंशिएशन था, यहाँ पर आपका एंथैल्पी का डबल डिफरेंशिएशन है, एंड एंथैल्पी के डबल डिफरेंशिएशन में भी वही सेम कंडीशन होगी। अगर मेरी एंथैल्पी
फंक्शन है तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के इक्वल हो सकता है, मतलब दोनों ही इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड्स हमारी इक्वल हो सकती हैं अगर मेरा एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। हाँ, एंथैल्पी तो हमारा ऑलरेडी हमें पता है कि एक स्टेट फंक्शन है, इस चीज को आप प्रूव भी कर चुके हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। तो एंथैल्पी हमारा एक स्टेट फंक्शन है, तो अगर एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पहले करो, चाहे आप एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में करो। ये वाली कंडीशन कि हमारा अगर ये स्टेट फंक्शन है तो वो हमारा यूलर थ्योरम के नाम से जानी जाती है, यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर हमारा अगर मेरा कोई भी फंक्शन एक स्टेट फंक्शन है तो यूलर थ्योरम क्या कहती है कि आप फिर चाहे किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर दो, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप बाद में डिफरेंशिएट करो, रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। अगर ये रिजल्ट हमें सेम मिलते हैं क्योंकि एंथैल्पी हमारा एक स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन होने की वजह से दोनों अगर रिजल्ट हमें सेम मिलते हैं तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड्स दोनों की इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी, और राइट हैंड साइड्स अगर इक्वल होंगी तो यहाँ पर हम रिजल्ट लिख सकते हैं। देखो क्या रिजल्ट आएगा, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो माइनस कर्ल V बाय कर्ल S एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू कर्ल T बाय कर्ल P एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ये रिलेशन हमारे सामने आ चुकी है। इसकी भी हमारे पास चार रिलेशन मिली, एक यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई थी, एक ये इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, चार इक्वेशन। ये फिफ्थ इक्वेशन हमें ये मिली है, ये भी हमारी क्या है, एक सेकंड मैक्सवेल रिलेशन भी बोल सकते हो आप इसको। हमने दो मैक्सवेल रिलेशंस को फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरह से आपके सामने हो सकता है पेपर में वो ये रिलेशन लिख दे कि इस रिलेशन को प्रूफ कीजिए कि ये दोनों टर्म्स हमारी इक्वल है। बाकी आपको ये तामझाम कुछ भी नहीं पता, ये वाला सारा जो भी अभी तक आपने सॉल्व किया ये तो आपको पता नहीं है, बट आपने के सामने जस्ट वो ये इक्वेशन लिखेगा और पूछेगा कि इन इक्वेशंस को प्रूफ कीजिए कि ये दोनों इक्वेशंस जो है हमारी इक्वल है या नहीं है। सेम चीज वही चेक करो जो डिवीजन में जिनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है वो इन चारों रिलेशंस में से किसके पास है। S और P तो सिर्फ इसी के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है डिफरेंशिएशन के टर्म में। दैट मींस हमें एंथैल्पी वाली रिलेशन को यूज करके तब सॉल्व करना है। तो चीजों को कैच करना आना चाहिए कि मैथमेटिकल रिलेशन अगर आपको सॉल्व करनी है तो वो कहां से किस तरह से आप सॉल्व करोगे। आप क्वेश्चन देखो पहले कि उसने क्या पूछा है, जो भी पूछा है वहां से इसी क्वेश्चन में से ही आंसर मिलेगा आपको कि किसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा तो करोगे नहीं कि आपके सामने वो कोई भी इक्वेशन दे देगा, उसने रिजल्ट मतलब ये कोई भी इक्वेशन दी कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, ऐसा तो नहीं करोगे ना कि चारों के साथ सॉल्व करके देख लेते हैं। इतना टाइम तो है नहीं आपके पास, तो आपको सॉल्व करने का मेथड पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन दी है तो चलो थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई कर्ल S और कर्ल P किसके रिस्पेक्ट मतलब कौन सा फैक्टर हम यूज करें जिसकी वजह से हम रिलेशन तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास कर्ल S के रिस्पेक्ट में और P के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका आ गया S और P, वहां से आप चेक कर सकते हो इजीली। सिमिलर वे में अब देखो दो रिलेशंस आ चुकी हैं, एक हमारी रिलेशन ये आई थी, एक ये रिलेशन आ गई है, ये भी हम एक बार साथ में लिख देते हैं ताकि हम कंपेयर करना सीख जाएं। ये तो हमारी DH वाले फैक्टर से जो कि इक्वल है TDS माइनस VDP के, वहां से आई है ये इक्वेशन। और ये इक्वेशन हमारी कहां से आई थी, du इज इक्वल टू TDS माइनस प्लस TDV। इस रिलेशन से को सॉल्व करके या मैथमेटिकली रीअरेंज करके हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट करी है, और इस इक्वेशन को यूज करके हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट की है। दो मैक्सवेल रिलेशंस को हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इन्हीं की हेल्प से ही हम बाकियों को डिराइव करके नहीं दिखाएंगे, हम ये कहेंगे कि अगर हमने सिमिलर ये दो इक्वेशंस को डिराइव कर लिया है तो सिमिलर वे में इनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बस अगर मुझे मेथड तो देखो मुझे पता चल गया कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, बट अगर मुझे डायरेक्ट रिजल्ट इनके लिखने हैं तो वो डायरेक्ट रिजल्ट लिखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रिजल्ट्स किस तरह से रिलेट करते हैं हमारे इक्वेशंस के साथ। देखो यहां पर देखो DH इज इक्वल टू TDS माइनस VDP। एक चीज तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि नीचे डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स जो नीचे हैं वो डिफरेंशिएशन वाले टर्म्स वही है जो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में दिए हुए हैं हमें।
एक बार ds, एक बार आपका dp। तो यहाँ भी एक बार आपका s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, एक बार p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसका तो p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और किसका s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। ध्यान से सुनो मैं क्या बात बोल रही हूँ। अब हमें ये चीजें ये ट्रिक की फॉर्म में क्यों देखनी पड़ रही है, क्योंकि हम इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करेंगे पूरा। ये नहीं देखेंगे कि भाई चारों इक्वेशंस को किस तरह से पूरा सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिमिलर वे में वही क्वेश्चंस को रिपीट थोड़ा ना करना है सभी प्रोसीजर्स को। तो हम यहाँ पर ट्रिक देख रहे हैं कि इस इक्वेशन को किस बेसिस पर लिखा गया है। देखो यहाँ पर s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, यहाँ पर p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था। दोनों के डिफरेंशिएशन तो देख लिए। जब एक के विद रिस्पेक्ट इन दोनों में से एक s है एक p है, s के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन है तब तो p कांस्टेंट चल रहा है, और जब p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तब मेरा s कांस्टेंट चल रहा है। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब क्वेश्चन आता है कि s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो करना है, पर किसको करना है s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो यहाँ देखियो s के रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट किया हुआ है हमने, v को, और p के रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट किया हुआ है, t को। तो इसका मतलब हम जब इस वाले फैक्टर को लेंगे, हम मतलब न्यूमरेटर में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो हमारे कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। t का डिफरेंशिएट तो हम p के रिस्पेक्ट में करेंगे। ध्यान से देखो, t का डिफरेंशिएशन तो हम p के रिस्पेक्ट में करेंगे और v का डिफरेंशिएशन हम s के रिस्पेक्ट में करेंगे। एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप सा चल रहा है कि t का डिफरेंशिएशन हम करेंगे p के रिस्पेक्ट में और एंट्रोपी को कांस्टेंट कर देंगे, दूसरे वाले फैक्टर को कांस्टेंट कर देंगे, और v का डिफरेंशिएशन हम s के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो v का डिफरेंशिएशन हम s के रिस्पेक्ट में, ऐसा ही देखो यहाँ पर भी हो रहा है। ds है और dv है, डिनोमिनेटर्स में यही है। अब क्वेश्चन था कि किसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये तो हमें पता है, पर करना किसका है। तो करना किसका है वो चीज हम कहां से करेंगे, s का तो p के रिस्पेक्ट में, सॉरी p का तो s के रिस्पेक्ट में और t का हम v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और बाकी दूसरों को हम कांस्टेंट कर देंगे। अगर ऐसा है, इस तरह की हमें रिलेशंस मिल रही हैं, तो क्या हम इन दोनों के लिए भी रिलेशंस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो क्या है हमारे रिलेशंस, dA इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस पी डी वी। तो हम यहां तक तो सॉल्व करेंगे। अब आपको ये तो है नहीं कि ट्रिक की फॉर्म में, अब ऐसा मत कर देना कि पेपर में उसने आपसे रिलेशन पूछी है और आप डायरेक्ट ये इस तरह का एक मतलब रिजल्ट लिख के आ जाओ। वो आपका, अगर आपका ऑप्शनल क्वेश्चंस है वहां चल सकता है, बट आपका तो थ्योरेटिकल पेपर होना है तो आपको पूरा डिराइव करना आना चाहिए। बट अगर आपसे वो 2-3 रिलेशन पूछ लेता है तब आपको पूरा डिराइव नहीं करना है, तब आप कह सकते हो कि सिमिलर वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ हमने 2 को तो पूरा सॉल्व करके दिखाया ना, तो अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके लिए कह सकते हैं कि सिमिलरली हम सॉल्व कर सकते हैं इन रिलेशंस के लिए भी। तो इनके लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या कर रहे थे, p का डिफरेंशिएशन होगा और एक s का डिफरेंशिएशन होगा, s के साथ नेगेटिव साइन है, डिफरेंशिएशन करना है p का और s का, मतलब न्यूमरेटर वाले फैक्टर में हमें जो कांस्टेंट फॉर्म में दिखाई दे रहा है उनका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका मतलब p का और s का करना है। अब क्वेश्चन कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, p को तो हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, p को तो हमें t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। दूसरा कौन है इसके अलावा, v को हम कांस्टेंट कर देंगे। सिमिलर वे में s का डिफरेंशिएशन हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे, और अगर v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम कांस्टेंट किसको रखेंगे, t को। तो आपके पास एक और रिलेशन आ चुकी है, और वो क्या रिलेशन आई आपकी, ये थर्ड रिलेशन होगी। फर्स्ट ये थी, सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन ये आई है, थर्ड रिलेशन आपके पास ये आ चुकी है। सभी को समझ आ जाना चाहिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अगर आप चाहो, कोई जरूरी नहीं है आपको यही लिखना है, इस तरह से ही लिखना है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और अगर कोई ये कहे मैम मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि ये रिलेशन हमने कैसे लिखी है, तो मैं ये सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आपकी बहुत सारी बुक्स में डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ होता है कि ये 2 को सॉल्व करके दिखा देते हैं, और तीसरे के लिए डायरेक्ट सिमिलर वे में लिख के और रिजल्ट लिखा होता है। तो वो रिजल्ट किस बेसिस पर लिखा हुआ है जस्ट इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। अदरवाइज अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसमें मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा या कंफ्यूज हो जाऊंगी, तो उसके लिए आप इसको, जैसे आपने इन 2 को सॉल्व किया है ना, इसको भी सॉल्व करके देख सकते हो और आपको यही रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ट्रिक नहीं बताई जा रही है,
सॉल्व करना है तो आपके पास ये रिजल्ट तभी आएगा जब आप जैसे आपने इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया तो इसके बाद ये भी रिजल्ट आ जाएगा। फोर्थ के लिए और लिख के दिखा देते हैं, डीजी के लिए डीजी, इसके लिए अगर आप मैथमेटिकल रिलेशन लिखोगे तो वही पहले आप ये देख लो कि डिफरेंशिएशन में कौन कौन है, टेम्परेचर और प्रेशर। या तो आपको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है या प्रेशर के रिस्पेक्ट में, बट करना किसका है, V नेगेटिव साइन है ना साथ में, इज इक्वल टू माइनस ऑफ S का डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है वो कैसे देखोगे, V का तो हम T के रिस्पेक्ट में करेंगे, V को तो हम T के रिस्पेक्ट में करेंगे तो प्रेशर को हम कांस्टेंट ले लेंगे, कर्ल S का डिफरेंशिएशन हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ पर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट ले लेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन, ये आपकी फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन आ चुकी है। तो हम 4 मैक्सवेल रिलेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। सिमिलर वे में आप इसको भी सॉल्व करके देख सकते हो पूरा का पूरा उन्हीं प्रोसीजर की हेल्प से। अब ये देखो आपके सामने 4 रिलेशंस तो आ चुकी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, चारों में से कोई एक पेपर में देखने को जरूर मिल जाती है। आप बस ये पहचानना सीखो कि जो डिनोमिनेटर्स में दिए हुए हैं या जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसको ढूंढना सीखो इन 4 रिलेशंस में। इन चारों रिलेशंस को तो आपने पानी की तरह रट लेना है कि ये चारों रिलेशंस आपके माइंड में होनी ही चाहिए। अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तभी आप मतलब अगर आपको वो चारों याद है तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। और ये देख लो बहुत ईजी है सॉल्व करना इनको, तो आप बिना मतलब के अपने मार्क्स मत कम करा लेना। अब इसके बाद देखो 4 रिलेशंस हो चुकी हैं, कुछ एक और है हमारी रिलेशंस, उसके लिए भी हमारे इन चारों रिलेशंस का ही हमें यूज करना है। कौन सी चारों का, ये वाली चारों का ही। ये 4 तो हमने देख ली और ये 4 जो अभी हमने किया ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं आपकी, तो वो चारों आपको पता होनी चाहिए किस तरह से क्या डिराइव किया जाता है। अब देखो कुछ एक रिलेशंस और हैं, 4 ही रिलेशंस हैं, वहां आपको पूरा ज्यादा कुछ मतलब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं देनी है, बस आपको क्या देखना है इन्हीं चारों रिलेशंस में du, dh, da और dg, इन्हीं चारों रिलेशंस में आपको ये देखना है कि इन जो राइट हैंड साइड्स में जो फैक्टर्स हैं, ध्यान से सुनो, जो राइट हैंड साइड्स में जो फैक्टर्स हैं इन चारों रिलेशंस में किन्हीं दो में सिमिलर है क्या, कुछ किन्हीं दो में कुछ सिमिलर है क्या। जैसे इसके पास TDS है, इसके पास भी TDS है, इसके पास PDV है, इसके पास भी PDV है। चारों रिलेशन सेम तो नहीं है ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस है चारों में ही, बट कुछ तो सिमिलर होगा ना किसी में। तो आप ये देखो DU और DH दोनों के पास TDS है, इक्वल TDS मत कर देना कि इक्वल है TDS के, बस ये बता रही हूं कि DU और DH दोनों के पास TDS है। दूसरा हमारा DH, पहले इनमें देख लो, इसमें भी SDT है, इसमें भी SDT है, मतलब DA और DG दोनों के पास माइनस SDT है, दोनों के पास माइनस SDT फैक्टर है। अब इसके बाद देखिए DU के पास भी और आपका DA के पास भी कौन सा फैक्टर है सिमिलर, PDV। क्या फैक्टर सिमिलर है, PDV। उसके बाद हमारा एक इक्वेशन और है DH और DG, इन दोनों के पास आपका क्या है, DH के पास भी और DG के पास, दोनों के पास सिमिलर क्या है, माइनस VDP। ये 4 हमारी ऐसे रिलेशंस हैं जो कि दोनों में मतलब दो इक्वेशंस में कॉमन है। पेपर में ये चीज नहीं लिख के आनी है, ये जस्ट आपको यहाँ से फाइंड आउट करने का तरीका है कि भाई किन के बीच में आप रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर आप रिलेशंस फाइंड आउट करोगे तो वो किस तरह से करनी है, देखो ये तो हमने सिलेक्ट कर लिया इन चारों रिलेशंस में से, ये तो हमने चूज कर लिया कि किन दो फैक्टर्स के पास सिमिलर, मतलब किन दो रिलेशंस के पास सिमिलर फैक्टर है। DU और DH के पास दोनों के पास TDS है, DA और DG के पास दोनों के पास SDT है, DU और DA के पास दोनों के पास PDV है, DH और DG के पास दोनों के पास VDP है। ये नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत है नहीं, वैसे दोनों के पास ही है क्योंकि नेगेटिव साइंस। अब देखो DU और DH मैथमेटिकल रिलेशन कैसे फाइंड आउट करनी है या मैक्सवेल रिलेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। अगर दोनों के पास TDS है, दोनों के पास TDS है, मैं इस इक्वेशन को ध्यान से सुनना,
फर्स्ट वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 2 3 कर रहे हैं हम। इक्वेशन 1 2 3 4 हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिख रहे हैं। इक्वेशन 1 को तो मैं इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ही हम अगर ds के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें या s के रिस्पेक्ट में 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू s, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू s, इसको भी हम s के रिस्पेक्ट में और इसको भी हम s के रिस्पेक्ट में, बट साथ में एक कंडीशन लगाएंगे। इक्वेशन 1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट, ध्यान से सुनना, इक्वेशन 1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट ताकि dv 0 के इक्वल हो जाए, ताकि dv 0 के इक्वल हो जाए। और इक्वेशन 2 में हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे ताकि dp 0 के इक्वल हो जाए। सिर्फ ये एक इक्वेशन समझ लो, इसी सिमिलर वे में ये तीनों भी सॉल्व करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये इक्वेशन समझ आ जाए, तो वो तो आप खुद से भी कर लोगे। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस में TDS था, हमने अगर दोनों में ही ds था तो हमने दोनों को ही s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब u बाय s, कर्ल u बाय कर्ल s और कर्ल h बाय कर्ल s, ये किया हमने। अब अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं तो dv 0 तो यहां से p dv 0, तो इसका मतलब सिर्फ हमारा ये वाला फैक्टर, अगर मैं यहां से कर्ल u बाय कर्ल s कैलकुलेट करूं या कर्ल h बाय कर्ल s कैलकुलेट करूं, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम ये फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं तो देखिए करके, कर्ल u बाय कर्ल s एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रख रहे हैं तो ये वाला फैक्टर 0 और यहां पर इज इक्वल टू t आएगा, सिर्फ इज इक्वल टू t आएगा, क्योंकि हम ds के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ds बाय ds तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर मेरा किसके इक्वल आएगा, t के इक्वल आएगा। ये वाला फैक्टर किसके इक्वल आएगा, t के इक्वल। अब सेकंड वाली इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में हम p को कांस्टेंट कर दें, और अगर p को कांस्टेंट करोगे तो ये वाला फैक्टर मेरा 0 के इक्वल हो जाएगा। और अगर ये वाला फैक्टर 0 के इक्वल होगा और dh को मैं किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो भी किसके इक्वल आएगा, सिर्फ t के इक्वल आएगा ना, वो भी किसके इक्वल आएगा, सिर्फ t के इक्वल आएगा। क्यों t के इक्वल आएगा, ये वाला फैक्टर तो 0 और t ds सिर्फ बच रहा है, तो अगर t ds बच रहा है तो t तो मेरा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और ds बाय ds फिर से 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला फैक्टर भी t के इक्वल और ये वाला फैक्टर भी t के इक्वल। इसका मतलब मैं यहां से कह सकती हूँ कि ये दोनों फैक्टर्स मेरे इक्वल हो जाएंगे। जिसको ये चीज समझ आ गई है ये समझ लो, बाकी की 3 रिलेशंस आपके लिए कुछ भी नहीं है, यही सेम काम उसमें भी करना है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये फैक्टर्स समझ आना जरूरी है, बाकी 3 को मैं एज इट इज लिखने वाली हूँ, मतलब वहीं से रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ये था फर्स्ट कंडीशन जो थी, फर्स्ट कंडीशन ये थी du और dh दोनों के पास TDS है। अगर दोनों के पास TDS है तो हमने क्या किया, दोनों को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया फर्स्ट वाले इसमें, और dh में हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। और अगर मैंने कांस्टेंट किया, ये s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट किया, तो ये वाले फैक्टर्स तो मेरे 0 हो गए और ये वाले फैक्टर 0 हो गए। और s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो हमारा 1 के इक्वल आना था, तो ये सिर्फ दोनों फैक्टर्स हमारे t के इक्वल आ गए। तो ये भी t के इक्वल, ये भी t के इक्वल, इसका मतलब ये दोनों फैक्टर्स आपस में इक्वल हो गए। तो अब अगर आपसे कोई कंडीशन पूछता है ये कि आप प्रूफ कीजिए कि ये वाला फैक्टर ये वाले फैक्टर के इक्वल होगा या नहीं होगा, क्वेश्चन आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा। और आपकी एक तरह से 5th मैक्सवेल रिलेशन हो चुकी है, 4 तो हमने अभी प्रूफ की थी, ये आपकी 5th मैक्सवेल रिलेशन मतलब होगी। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि वो आपसे इस तरह से रिलेशन पूछ रहा है। अब देखो जो अभी तक हमने 4 रिलेशंस पहले मतलब डिराइव की थी ना, उन चारों में UHAG में से कोई भी रिलेशन नहीं थी। जो भी आपने जहां भी नोट किया है वहां से देख लो, UHA और G उन रिलेशंस के आउटपुट में मतलब रिजल्ट में ये नहीं था। अब आपके सामने रिजल्ट में ही U भी है और H भी है,
U भी है और H भी है, तो आपको दोनों रिलेशंस का यूज करना है। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों रिजल्ट्स का यूज करना है और एक बार आपको दोनों ही इक्वेशन को एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसके वाले केस में, du वाले केस में वॉल्यूम कांस्टेंट ले लेना है और एंथैल्पी वाले केस में प्रेशर कांस्टेंट ले लेना है। तो इसका मतलब ये वाले रिलेशन भी आपकी इन चारों रिलेशनशिप के अलावा सॉल्व नहीं होंगी। अगर आपको ये आती है तभी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपका एक रिलेशन तो यहां से हमने कर लिया सॉल्व। अब सेकंड बात आती है, DA और DG में SDT है, DA में भी और DG में भी SDT है और यहाँ भी SDT, यहाँ भी SDT, बिल्कुल सिमिलर वे में सॉल्व होगा। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूं। देखो DA और DG दोनों में SDT है, तो इसका मतलब इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद अब आपको ये देखना है कि किस फैक्टर के साथ कौन सा फैक्टर कांस्टेंट जाएगा, कौन सी इक्वेशन के साथ कौन सा फैक्टर कांस्टेंट जाएगा। इनको तो हम कांस्टेंट ले नहीं सकते, फर्स्ट फैक्टर्स को तो हम कांस्टेंट नहीं ले सकते क्योंकि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। इसका मतलब जब आप a को डिफरेंशिएट कर रहे होगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तब आपको वॉल्यूम कांस्टेंट लेना पड़ेगा और जब आप g को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होगे तब आपको प्रेशर कांस्टेंट लेना पड़ेगा और ये दोनों का रिजल्ट सिमिलर आएगा। बिल्कुल जैसे अभी मैंने पिछली रिलेशन आपको डिराइव करके दिखाई है वैसे ही करना है। एक ये वाला फैक्टर जस्ट सॉल्व करके दिखा देती हूँ। DA को DT के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप DT के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो DT ये वाला फैक्टर हमारा माइनस SDT के इक्वल आता है वैसे तो, बट DT के रिस्पेक्ट में तो आप डिफरेंशिएट ही कर रहे हो, तो DT by DT इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपका माइनस S के इक्वल आया। सिमिलर वे में अगर आप DG by DT एट कांस्टेंट प्रेशर लोगे तो यहां से ये वाला फैक्टर 0 और ये वाला फैक्टर 0, तो आपका सिर्फ माइनस S के इक्वल आएगा। ये भी फैक्टर माइनस S के इक्वल, ये भी फैक्टर माइनस S के इक्वल, तो ये दोनों फैक्टर्स भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपकी हुई 6th मैक्सवेल रिलेशन, ये भी नोट कर लो। अब इसके बाद देखिए 6th मैक्सवेल रिलेशन आ चुकी है, अब ये वाली कंडीशन भी हमने अप्लाई कर दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न है आपकी DU और DA में क्या है, PDV कॉमन है। जो भी फैक्टर कॉमन होता है ना और उसके बाद जो भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो DU by DV और DA by DV कर दो। अब क्वेश्चन आता है कि कांस्टेंट किसको करना है। कांस्टेंट DU की बात कर रहे हो, DV के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एंट्रोपी को कांस्टेंट कर दो, एंट्रोपी को कांस्टेंट कर दो। अब A की बात कर रहे हो, V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पर बचे हुए फैक्टर को कांस्टेंट कर दो, मतलब यहाँ पर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे और ये आपकी आ गई 7th मैक्सवेल रिलेशन, 7th मैक्सवेल रिलेशन। अब इसके बाद लास्ट आपकी बचती है DH और DG। इन दोनों फैक्टर्स में क्या कॉमन है, VDP, और जो भी कॉमन है उसी के डिफरेंशिएशन फैक्टर से आप इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों को, DH by DP और DG by DP। क्वेश्चन इज कांस्टेंट क्या करना है, तो DH के केस में P के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आपको एंट्रोपी को कांस्टेंट करना पड़ेगा और DG by DP का अगर कर रहे हो तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा। ये आपकी हो गई 8th मैक्सवेल रिलेशन। आपको मैंने आज 8 करा दी है रिलेशंस, 8 मैक्सवेल रिलेशंस आप कर चुके हो। इन 8 के 8 में से कोई ना कोई 1 या 2 रिलेशन आपके पेपर में देखने को जरूर मिल जाती है और सभी को डिराइव करने के लिए जस्ट ये 4 इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशंस आपको पता है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले वाले मैक्सवेल रिलेशंस को सॉल्व करने के केस में आप ये देख रहे थे इन वाले फैक्टर्स के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था रिजल्ट में, इन वाले फैक्टर्स के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब UHAG ये वाले फैक्टर्स तो आपके रिलेशंस में थे ही नहीं। अगर रिलेशंस जो भी आपको दी जाए, मैक्सवेल रिलेशन जो भी आपको सॉल्व करने के लिए दी जाए कि प्रूफ कीजिए, और अगर ये वाले फैक्टर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब एक ही इक्वेशन की हेल्प से आपका रिलेशन सॉल्व होने वाला है। याद रखना ये चीज,
ये चीज ध्यान रहे सभी को कि अगर ये वाले रिलेशंस, ये वाले फैक्टर्स आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या क्या, यू एच ए जी, जो भी रिजल्ट आपको प्रूफ करने के लिए दिया गया है उसमें अगर ये वाले फैक्टर्स नहीं है तो एक ही मैथमेटिकल रिलेशन से आपका इक्वेशन सॉल्व होने वाला है। और अगर ये फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो किन्हीं दो के हेल्प से, किन्हीं दो भी कौन सी, एच की और जी वाले रिलेशन को यूज करके तभी आपकी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो सॉल्व होने वाली है। और उन्हीं में ये देखना है बस आपको कि क्या फैक्टर कॉमन है, उसके रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएट कर दो और बाकी वाले फैक्टर को आप कांस्टेंट कर दो, उसकी हेल्प से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो आपकी आज की क्लास यहीं तक रहेगी और आठों के आठों रिलेशन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब इन सभी को पानी की तरह रट लो सब, मतलब रिजल्ट्स को, रिजल्ट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, कि क्या क्या आपने प्रोसीजर फॉलो करना है, सभी को पता होना चाहिए क्योंकि पेपर में एक ना एक तो पक्का मिलेगा। तो आपका आज का यहीं पे खत्म होता है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।